Welcome once again. Okay. So again, as per your request, I am here to solve the another one. ठीक है. और ये basically है, it is about inverse square law और इसको और भी बोलते हैं how did Kepler help Newton to arrive at the inverse square law. ठीक है. So ये basically कैसे प्रूव किया जाए, जैसे कि अगर आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा रहेगा. ठीक है. So what does universal law of gravitation says कि जो भी फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2. ठीक है. दैट सेम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओके ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है. सो इसको ऐसा लिखा गया था m1 m2 डिवाइडेड बाय distance square. ठीक है. So this was the inverse square law. So the question is कि न्यूटन को कैसे पता चला कि यही चीज राइट है. ठीक है. How did Newton came to know that this is the correct thing. जो डिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा. ठीक है. So ये बेसिकली हम लोग इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं. ठीक है. So let us start. लेकिन उससे पहले एक चीज जानना पड़ेगा which is called as centripetal force. ठीक है. तो सॉल्यूशन में सेंट्रीपिटल फोर्स में लिखता हूं सबसे पहले. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके. सो एनी बॉडी व्हिच इज मूविंग इन सर्कल एंड द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी should be directed towards the center of the circle. ठीक है. ये डेफिनेशन था जो ऑलरेडी बुक में लिखाया गया है, ऑलरेडी नोट्स में मैं भेजा हूं. ठीक है. सो वो पीडीएफ में रहेगा, ग्रेविटेशन की पीडीएफ में जो ऑलरेडी आपको ग्रुप में भेज दिया था. ठीक है. सो आप वहां से जाके एक बार रेफर कर सकते हो सर्कुलर आई मीन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला. ओके. सो उसका डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. ओके. सो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला. मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूँ. सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. ठीक है. सो ये इसका फॉर्मूला था. दूसरा चीज फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट अर्थ इज इन सेंटर. ओके. अर्थ सेंटर में है एंड मून उसके आजू बाजू क्या करता है, ऑर्बिट करता है. ठीक है. सो लेट अस से दिस इज मून. ओके. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इस मून पे एक्ट करता है. ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये मून पे एक्ट करेगा. ठीक है. तो मैं बोल सकता हूँ ये जो मून था, ठीक है, इसका कुछ मास है, राइट है. अच्छा, ये मून के पास एक चीज और भी तो है, स्पीड भी तो है. ठीक है. राइट. सो सॉल्व हम लोग बेसिकली यही चीज पे करने वाले हैं. ठीक है. वी आर गोइंग टू सॉल्व, ये हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके का एग्जाम्पल लेके इसी को सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो अब मैं बोल सकता हूँ ये जो अर्थ है अपना, ठीक है, और जो मून है, ठीक है, जो अर्थ और मून है, तो एक चीज और भी तो है. एक तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, दूसरा चीज क्या है पता है, बताओ. वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, जितना इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. नहीं समझा. ठीक है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून कितना होगा, जितना दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. ठीक है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ये भी बताओ. ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला था दैट वाज m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. ठीक है. ये था फॉर्मूला, तो ये भी याद रखना. एक्शन. ठीक है. सो ये सब देखा हमने. अभी मैं बोलता हूँ कि ये जो भी मून है, ठीक है, मून का स्पीड के बारे में बात करते हैं. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द मून. ठीक है. ये मून की स्पीड के बारे में बात करूंगा मैं. सो अभी बोल सकते हैं यहाँ पर v लिखा है, राइट. ठीक है. तो सर्कुलर मोशन में हम लोग जो भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो आप बोल सकते हो उसके पास हर एक मोमेंट पे अलग अलग बोल सकते हैं वेलोसिटी है, हर टाइम पे उसका डायरेक्शन चेंज होता है. बट इसका जो भी स्पीड रहता है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल. ठीक है. ऐसा कुछ रहता है. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो v है ये स्पीड डिनोट करता है. ठीक है. क्या डिनोट करता है, स्पीड. ठीक है.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्पीड। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर स्पीड या फिर v इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो भी डिस्टेंस मून कवर करने वाला है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। ठीक है, जो भी डिस्टेंस मून कवर करेगा ये क्या है, एक सर्कमफेरेंस बना रहा है। ठीक है, सो जो डिस्टेंस की जगह पे है वो क्या आ जाएगा, 2πr। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से अगर मून ने स्टार्ट किया डिस्टेंस अपना और यहाँ पे आके रुक गया, मींस वो क्या कर रहा है, एक पूरा कंप्लीट ऑर्बिट बना रहा है। दैट कंप्लीट ऑर्बिट इज आल्सो नोन एज, जितना टाइम लिया रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। सो ये क्या हो गया, टोटल टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है, सो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, सो ये था अपना स्पीड जो कि v है। तो अभी क्या करो, ये जो है v का जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपली पुट कर देंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो जो भी फोर्स था इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर की जगह पे 2πr अपॉन t द होल अपॉन r, और इसका था स्क्वायर, राइट। सो ऐसा कुछ है, ये जो v है, स्पीड जो वेलोसिटी था, उसके जगह पे मैंने क्या डाल के रख दिया है, उसके फॉर्मूला के हिसाब से जो मुझे आंसर मिला वो डाल के रख दिया है। ठीक है, सिंपल है। अभी इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या होगा, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू m। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर एंड r स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये तो इधर डिनोमिनेटर मींस बोल सकते हो r के साथ है वो, तो t स्क्वायर r। ठीक है, ऐसा कुछ आया हमारे पास। ओके, सो ऐसा कुछ रिजल्ट आया जब हमने इन सब चीजों को क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो अच्छा, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये जो r दिख रहा है, ये r स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ आर स्क्वायर से। इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, बट थोड़ा सा कुछ अलग रिजल्ट लेके आएगा। ठीक है, वो देखते हैं क्या होगा। सो जब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो दैट f इज इक्वल्स टू m 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। ठीक है, सो ये आर और वो आर भी क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नाउ ओके, सो यहाँ तक अगर देखा जाए अब तक, ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया है, एक्स्ट्रा क्या किया है, मैं उसको अलग ही लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से समझे। मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ तक ऐसे एज इट इज है। अब तक ज्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। अब थोड़ा देखते हैं क्या हो सकता है। ये देखिए, ये जो r है कैंसिल हो गया और ये वाला जो r स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि अब क्या बचा है। अब जो बचा है, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू m 4 है पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये r और ये r स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, r क्यूब, जिसको मैंने थोड़ा साइड में लिखा है। ठीक है, राइट, उसको थोड़ा साइड में रखा है, बराबर। अच्छा, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा है, नीचे जो डिनोमिनेटर में बचा है इट इज टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को मैं थोड़ा ये r क्यूब के नीचे लिख लेता हूँ, राइट है। टी स्क्वायर को थोड़ा मैं r क्यूब के नीचे लिख दिया, क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा। और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, r स्क्वायर। ठीक है, सो हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे हेल्प किया था ये हमको पता चल गया। फिर ऐसे मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। वो क्या है,
सो केपलर का जो थर्ड लॉ था, केपलर का जो थर्ड लॉ था दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, जो कि ऐसा था टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के, ठीक है। मींस इसके जगह पे क्या आ गया अभी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, m4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन के, बराबर। ये कैसे हुआ, ये 1 अपॉन के कैसे आया, बिकॉज ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग केपलर का थर्ड लॉ यूज कर लिया है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट मास, ठीक है, देखते हैं मास। तो इतना चीज तो हमने समझ लिया, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा मास को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, राइट है। मास विल नेवर चेंज थ्रू आउट द यूनिवर्स, कहीं पर भी मास चेंज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा 4 इज अ नंबर, ये भी कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा पाई ये भी क्या है, ये भी कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मींस मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो भी मास है ये क्या है, कांस्टेंट है, बराबर। 4 पाई स्क्वायर ये भी क्या है, कांस्टेंट है, बराबर। सो इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तो एक मैं क्या लेता हूँ, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज इन सब की जगह पे ये जो 4 पाई है और इन सब की जगह पे मैंने एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, दैट इज के। और नीचे क्या बचा मेरे, आर स्क्वायर, बराबर है। सो अभी मुझे ये कांस्टेंट वाली साइन हटानी है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे देखो, जैसे मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो क्या आया, इज इक्वल्स टू साइन, ठीक है, और एक कांस्टेंट आया। तो जब मैं उल्टा जाऊंगा ऐसे, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट हटेगा और क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो देखो आ गया, कांस्टेंट हटेगा और क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन। नाउ व्हाट इज दिस, यही है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। और यही प्रूव करना था कि केपलर का लॉ कैसे हेल्प किया न्यूटन को ताकि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे पहुंचे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हेल्प। अभी कैसे इसको याद कैसे करना है वो बताता हूँ। इसका बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको मालूम है, ठीक है। एंड उसके बाद उसका जो v है, वेलोसिटी है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना, उसका जो भी v का फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिखने के बाद डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन उसको भी फॉर्मूला में पुट कर देना, ठीक है। जैसे पुट करोगे तो एक चीज याद रखना है, जो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर, ओके। सो नीचे का एक आर और ऊपर का एक आर कट जाएगा, बाकी सब जो भी बचेगा वो आपके यूज में आ जाएगा, ठीक है। एंड वहां पर हम लोग फिर क्या यूज करेंगे, केपलर का थर्ड लॉ, एंड उसके बाद से हम बता देंगे कि ये 4m पाई 1 अपॉन के ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। तो उसको मैं एक सिंगल वेरिएबल से भी डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे मैं इज इक्वल्स टू साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, प्रोपोर्शनलिटी साइन, ओके। सो आई होप ये समझा होगा, अगर नहीं समझा तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। आई विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।